हेलो एवरीवन, जय क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको आरएसी पढ़ा रहा हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा था, हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशंस किया था। सिलेबस में मैंने आपको बताया था ये जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सभी बातें लास्ट क्लास में हो चुकी थी। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर फर्स्ट हमारा है। फर्स्ट चैप्टर की यदि हम बात करें तो ये है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशंस, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट की यदि आप बात करें तो यह है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से ये सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और यदि मैं आपसे कहूँ ये जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस मैंने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शंस में या सिलेबस डिस्कशंस में मैंने आपको बता भी दिया था कि जब आप फाइनली अपना डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा, आप जॉब के लिए जाएंगे तो इस सब्जेक्ट को आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा रिवाइज करने की जॉब के लिए। तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस है भी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी है। आपको फील भी होगा कि आप कुछ इंजीनियरिंग में कुछ अलग सा पढ़ रहे हैं जो कि डेली लाइफ यूज़, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अपने आप को इंजीनियर बोल सकते हो। तो फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशंस, यदि आप ये हमारा जो सब्जेक्ट है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आरएसी। लेकिन इस आरएसी को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल चैप्टर हमारे पास जो है वो 9 है। और इन सभी चैप्टर को लास्ट क्लास में हमने देखा था। टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूं ये 2 से 9 तक ये सभी चैप्टर आप चाहते हो अच्छे से पढ़ो, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, या कह सकते हैं बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। यदि आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं आता है तो आप बाकी चैप्टर में कह सकते हैं कि अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही रेफ्रिजरेशन आपका यूनिट 2, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की हम बात करें, वेपर कंप्रेशंस की मैं बात करूं, एयर रेफ्रिजरेशंस की बात करूं, वेपर एब्जॉर्प्शन की बात करूं, तो हर एक जगह आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे, आप रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालेंगे, उसमें कितना वर्क की रिक्वायरमेंट है, पावर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सभी बातें जो है यहाँ यूनिट नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 1 में क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम सभी बेसिक बातों को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो रूल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे पास पूरे जो अप्लाई करना है चैप्टर नंबर 2 से लेकर 9 तक, वो सभी की सभी बातें हमारे चैप्टर नंबर 1 में क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पढ़ने के लिए वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप आरएसी अच्छे से नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो पहली जो क्लास है हमारे पास, इस क्लास को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं, फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशंस। यहाँ पे हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इस जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शंस देना चाहेंगे इस सब्जेक्ट का, कि इंट्रोडक्शंस में मतलब कहने का मतलब रेफ्रिजरेशंस और एयर कंडीशनिंग क्या है। तो रेफ्रिजरेशंस की यदि मैं बात करूँ, रेफ्रिजरेशंस की मैं बात करूं तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट जो होगा वो होगा रेफ्रिजरेशन। सेकेंड हमारे पास जो होगा वो होगा एयर कंडीशनिंग। क्या होगा? एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशंस एंड एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशंस को हम यूपीबीटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रशीतन। क्या बोलेंगे हम इसे? प्रशीतन। प्रशीतन। इसको हम बोलते हैं वातानुकूलन। वातानुकूलन। तो कहने का मतलब है कि प्रशीतन में आप क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे किसी वस्तु या फिर किसी स्थान का तापमान परिस्थान, सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम रखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रशीतन में, प्रशीतन के अंतर्गत किसी
स्थान का तापमान, किसी स्थान का तापमान परिस्थान से, किसी स्थान या वस्तु, साथ में मैंने आपको यहां पे बोल दिया वस्तु भी, स्थान या वस्तु का तापमान परिस्थान मतलब सराउंडिंग से कम पर बनाए रखना है, बनाए रखना है। कहने का मतलब है यहाँ पे स्थान या वस्तु का तापमान कम बनाए रखना है परिस्थान के कंपैरिजन में, लेकिन वातानुकूलन में, वातानुकूलन के अंतर्गत हमें ह्यूमन कंफर्ट की बातें करनी है। तो मैंने कहा इस वातानुकूलन के अंतर्गत, वातानुकूलन के अंतर्गत हम वायु का तापमान, किसका तापमान, वायु का तापमान, आर्द्रता जिसे आप ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता, वायु का वेग, वायु वायु का वेग, वायु की स्वच्छता, स्वच्छता, ये सभी के सभी को बनाए रखना है। तो माय डियर, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशंस हमेशा किसी वस्तु या स्थान के लिए है, मतलब नॉन लिविंग के लिए है। मतलब कहने का मतलब है आपके पास डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, आपके पास फ्रीज है, उसके अंदर जो आपने वस्तु रखा है या फिर जो वो स्थान है, वहाँ पे यदि ऑक्सीजन की कमी भी हो जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और वहाँ पे कोई भी वायु की स्वच्छता का कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा मेन सिर्फ ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, तापमान की बातें वहाँ पे हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे हम तापमान, आर्द्रता, वायु का वेग, वायु की स्वच्छता, इन सभी की बातें हम वातानुकूलन के अंतर्गत करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा 2 चैप्टर है। कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो बेसिक लॉ है वो तो एक ही है कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पे हम इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मोटो क्लियर हो गया कि प्रशीतन के अंतर्गत यहाँ पर हम किसकी बातें कर रहे हैं, नॉन लिविंग की बातें कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग, मतलब जो जिंदा नहीं है, कहने का मतलब वस्तु है, कोई स्थान है, उनकी हम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन कंफर्ट के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आसान भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे हम ह्यूमन कंफर्ट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन कंफर्ट मतलब हम आप अपने सुविधा के लिए एक ऐसा स्थान चाहते हैं जहाँ का तापमान, जहाँ की ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जहाँ का वायु का वेग, वायु की स्वच्छता, ये सभी के सभी हमारे कंफर्ट के हिसाब से हो। ठीक है, तो ये आप पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत। ये तो हमारा मतलब एक मोटे तौर पे हम लोगों ने ये देख लिया कि करने क्या वाले हैं पूरे सब्जेक्ट में। अब हम आगे यदि बातें करें कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यदि आपसे कोई पूछ ले कि आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट है किस लॉ पे बेस्ड है और किस नियम पे आधारित है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपसे यहाँ पे फिर से एक बात बोला कि हमारा जो RAC सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये जो है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो ये हमने बातें देखी।
दूसरी बात यदि मैं कहूँ ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में दो नियम है, एक तो केल्विन प्लांक है, दूसरा क्लॉसियस। तो मैंने बोल दिया ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसमें भी क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, क्लॉसियस के स्टेटमेंट पे ये आधारित। क्लॉसियस ने अपना स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट क्लॉसियस का ये था कि ये असंभव है कि हम निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ उष्मा को प्रवाहित करें बिना किसी अतिरिक्त कार्य के, या फिर बिना किसी कार्य के। क्लॉसियस का स्टेटमेंट भी मैं बता देता हूँ आपको, ये मैंने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ाया था लेकिन आप भूल गए होंगे। सब्जेक्ट देखिए, कभी भी पढ़िए तो सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, तो आपको कभी भी कहीं पे भी कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे ही आप पैराशूट से या फिर हेलीकॉप्टर से आपको वहाँ पे जंप करा दिया जाए तो कभी भी आप सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। सब्जेक्ट समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसका बिल्कुल बेसिक है, जैसे मैं आपको ABCD बताऊँ, ABCD के बाद मैं आपको नाम लिखना सिखाऊँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और अचानक से मैं कहूँ कि मेरा नाम अनुज है, आप रट लो ANUJ है, तो ये बिना मंत्रा बिना इन सब के यदि आप अचानक से अपना नाम लिखना शुरू कर देंगे तो आप सिर्फ रटेंगे, समझेंगे नहीं। यदि यही आपको समझा दिया जाए तो आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं इन चीज़ों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्लॉसियस का स्टेटमेंट, तो क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया था कि कभी कभी भी, बिल्कुल मैं आसान भाषा में एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, कभी भी उष्मा उष्मा का प्रवाह, कभी भी उष्मा का प्रवाह निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ नहीं हो सकता बिना किसी बिना किसी अतिरिक्त कार्य के। कोई भी अतिरिक्त कार्य या फिर कोई भी सिस्टम पे यदि कार्य आप नहीं कर रहे हैं तो उष्मा का प्रभाव नहीं हो सकता। तो ये किसने स्टेटमेंट दिया था? क्लॉसियस ने। क्लॉसियस ने अपना स्टेटमेंट देने के बाद इन्होंने, क्लॉसियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या कहा? कॉन्सेप्ट में क्लॉसियस ने कहा कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है जो है रेफ्रिजरेशंस का, जिसे आप क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन। दूसरा, रेफ्रिजरेशंस को ही यदि हिंदी में आप कहना चाहें तो इसे आप कहते हैं प्रशीतन। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, क्लॉसियस ने दिया। दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हीट पंप का। तो हीट पंप, जिसे आप उष्मा पंप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्मा पंप। तो क्लॉसियस ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, और ये इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया रेफ्रिजरेशंस का, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेस्ड है। उस सब्जेक्ट का नाम है RAC। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं RAC। तो RAC की मैं आपसे बोलूँ कि ये RAC सब्जेक्ट कैसे आया, तो आपने कहा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम में भी दो नियम थे। कौन कौन से? एक है, मैं आपको यदि आप देखना चाहें तो द्वितीय नियम भी बता देता हूँ। द्वितीय नियम का पहला नियम जो था वो था केल्विन प्लांक का। दूसरा नियम हमारे पास जो था वो किसका था? क्लॉसियस का। तो हमें केल्विन प्लांक से मतलब नहीं है, हमें क्लॉसियस से मतलब है। क्लॉसियस ने अपना स्टेटमेंट देने के बाद कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट दिए, एक रेफ्रिजरेशन, दूसरा हीट पंप। और रेफ्रिजरेशन का ही जो कॉन्सेप्ट है इस पर हमारा ये सब्जेक्ट बेस्ड है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट अगले अब इंट्रोडक्शंस की तरफ बढ़ता हूँ। हमारा जो ये सब्जेक्ट है स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले यदि मैं आपको प्रशीतन परिभाषित करना चाहूँ कि प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन से आप क्या समझते हैं, तो मैं कहूँगा प्रशीतन या रेफ्रिजरेशंस उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंतर्गत आप किसी वस्तु या स्थान का तापमान कम बनाए रखते हैं परिस्थान के कंपैरिजन में, या परिस्थान की तुलना में आप किसी स्थान या वस्तु का तापमान कम बनाए हैं, तो वह जो ब्रांच ऑफ साइंस है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वह जो पार्ट है उसको आप बोलते हैं प्रशीतन। तो यहाँ पे मैं प्रशीतन को डिफाइन करने जा रहा हूँ।
प्रशीतन को यदि आप लिखना चाहें कि ये क्या है तो आप कहेंगे इसको कहते हैं हम रेफ्रिजरेशन। तो प्रशीतन क्या है, तो इसकी यदि हम बात करें तो मैं कहूँगा प्रशीतन 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 अब प्रशीतन क्या कह सकते हैं कि यांत्रिक अभियंत्रण की वह शाखा है जिसमें हम किसी स्थान या वस्तु का तापमान परिस्थान मतलब सराउंडिंग्स, परिस्थान की तुलना में कम बनाए रखते हैं। तो इस यांत्रिक अभियंत्रण की जो शाखा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रशीतन कहेंगे। प्रशीतन जो है इसकी यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस आज के डेट में इसका जो उपयोग है बहुत ही ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि आपके घर में जो फ्रिज है आप उसके यूटिलिटी या फिर उसके एप्लीकेशंस को आप देख ही रहे हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, तो आम घरों में भी इसका यूज़ आप इतना देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशीतन या रेफ्रिजरेशंस के उपयोग के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है। आज की डेट में आप सभी लोग जानते हैं। आप देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आप अपने अनाज या फिर जो आपके जैसे आलू हुआ, ये सब हुए, आप वहाँ पे जाके स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं कि एक लंबे टाइम तक आप उसका उपयोग कर पाएँ। तो प्रशीतन के बहुत ज़्यादा उपयोग है और प्रशीतन यांत्रिक अभियंत्रण की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत आप किसी वस्तु या स्थान का तापमान परिस्थान की तुलना में कम बनाए रखते हैं। ठीक है। प्रशीतन के बाद यदि अब मैं अगली बातें करूं या फिर इसका उपयोग भी मैं लिख देता हूं कि इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है और ये विभिन्न क्षेत्र क्या है, जैसे फल, सब्जी, इन सबको लंबे समय तक उपयोग करना चाहते हैं। आप कहें दूध या फिर आप कह सकते हैं मिल्क, या इसके और भी उत्पाद है, डेयरी प्रोडक्ट जो भी है, इन सभी को, दवा, मेडिसिन, कुछ दवा होते हैं उन्हें आप एक सर्टेन टेम्परेचर पे आपको मेंटेन करना होगा, नहीं मेंटेन करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। और भी ढेर सारी बातें करें तो आदि में लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। तो ये बातें आप यहाँ पे समझते हैं। रेफ्रिजरेशन से एक जनरल टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इसके उपयोग के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वातानुकूलन अगला जो है, इसमें भी आपके जो सिलेबस है डिस्कशंस होते हुए चलता रहेगा। सेकेंड सिलेबस में जो पॉइंट है वो है वातानुकूलन को डिफाइन करना। वातानुकूलन क्या है, तो आप कहेंगे कि वातानुकूलन के अंतर्गत हम किसी स्थान पर वायु के तापमान, वायु की आर्द्रता, वायु का वेग और वायु की स्वच्छता को हम नियंत्रित करते हैं।
नियंत्रित करने का मतलब जो हमें डिजायर्ड हो। जैसे मैं इस रूम के अंदर हूँ, ये एसी रूम है, तो मैं चाहूँगा यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मेरे कंफर्ट के हिसाब से हो। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 to 24 के बीच में। जैसा कि आप अपने घरों में देख रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन भी चेंज होता रहता है, लेकिन एक जनरल में बातें करूँ 21 से 23 जो है कंफर्ट जोन है ह्यूमन बींग्स के लिए, स्पेशली हमारे इंडिया में। मैंने आपसे एक बात और कहा था पहली क्लास में डिस्कशंस में कि ये जो हमारा रेफ्रिजरेशंस और एयर कंडीशनिंग होता है ये कोई सोसाइटी करता है, और रेफ्रिजरेशंस जो है इसका जो खोज हुआ वो अमेरिका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में। तो इसका खोज कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में हुआ है। तो अमेरिका का एक जो सोसाइटी है वो है आश्रे। क्या है? आश्रे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एयर कंडी हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। एक सेकंड। ये जो सोसाइटी है आश्रे, ए का मतलब अमेरिकन, एस का मतलब है सोसाइटी, एच का मतलब है हीटिंग, आर का मतलब है रेफ्रिजरेशंस, ए का मतलब है एयर कंडीशनिंग, ई का मतलब इंजीनियर्स। आश्रे की ही तर्ज पे इंडिया में जो सोसाइटी है वो है इसरे। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ए को आई में कन्वर्ट कर दिया, बाकी पूरा का पूरा भाई। ये हो गया इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। इसका हेड ऑफिस यदि आप देखना चाहो तो दिल्ली आप जाओगे तो कटवरिया सराय में इसका हेड ऑफिस है। कहाँ पे? कटवरिया सराय, वहाँ पे आश्रय का हेड ऑफिस भी है। तो कंफर्ट जोन है वो कंट्री के यहीं से डिसाइड किया जाता है और पूरा डेटा यहीं से तैयार होता है, जो कि एयर कंडीशनिंग करने के लिए जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं। रेफ्रिजरेशंस के बेस पे यदि आप जॉब पाते हैं कंपनी में तो उसे पोस्ट को बोलते हैं कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपके हिटाची हुए, डेक्कन हुए, इन सब के जो कंसल्टेंट हैं इनके एक छोटे छोटे से जैसे आप कोई मॉल खोल रहे हैं तो मॉल में लोड कैलकुलेशंस करना होगा, तो वो लोड कैलकुलेशंस करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, तो उन्हें कंसल्टेंट बोलते हैं। कंसल्टेंट क्या करते हैं बेसिकली कि जो आपका स्पेस है आप कितने प्रोडक्ट रखेंगे, क्या उस पर लोड होगा, तो उस वजह से कितने कैपेसिटी को आपको रेफ्रिजरेशंस की ज़रूरत है तो वो कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। वहाँ पर एक यदि आप बल्ब भी जला रहे हैं ना, उस बल्ब की वजह से भी जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका भी कैलकुलेशंस वो वहाँ पे करते हैं। तो कंसल्टेंट अपने आप में बहुत बड़ा पोस्ट है, और जो कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग अच्छे से समझ में आ जाए उसके बेस पे आप ये पाते हैं। तो यदि मैं वातानुकूलन की बात करूँ कि वातानुकूलन क्या है, तो वातानुकूलन कहेंगे कि वातानुकूलन के अंतर्गत हम किसी स्थान का, या फिर किसी स्थान पर कह सकते हैं हम, किसी स्थान पर वायु का तापमान, वायु का तापमान, वायु का वेग, वायु का वेग, वायु वायु की आर्द्रता, नेक्स्ट वायु की स्वच्छता, वायु की स्वच्छता को नियंत्रित करते हैं। ये शब्द ध्यान दीजिएगा, को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने का मतलब है मेंटेन कर रहे हैं, आप जितना चाहते हैं उतना होगा। यदि आप कहेंगे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आप कहेंगे टेम्परेचर कम होना चाहिए टेम्परेचर कम होगा। क्यों? अब कहने का मतलब है तापमान का क्या फ़र्क पड़ेगा। तापमान सोचिए, सुनिएगा, यहाँ पे तापमान दो तरह से हो सकते हैं। एक तापमान हो सकता है हाई और एक हो सकता है लो। यदि हाई होगा तो टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या होगा, आपको गर्मी लगेगी, टेम्परेचर लो हो जाए तो आपको ठंडी लगेगी। लेकिन वातानुकूलन में आपको अच्छा होना चाहिए, तो ना तो हाई होना चाहिए ना तो
लो होना चाहिए। वायु का वेग ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। ये जो है मैं आपसे बोलूँ तो ये होना चाहिए 4 to 5 मीटर पर सेकेंड। कितना होना चाहिए? 4 to 5 मीटर, 4 to 5 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में वो 4 से 5 मीटर जाना चाहिए। जैसे आप कहते हैं मंद मंद सी हवा चल रही है और आपके चेहरे पे हल्की हल्की सी हवा आ रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये एयर कंडीशनिंग इस बात को मेंटेन करता है। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता को यदि आप बात करें तो आर्द्रता को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो कभी कभी आप गर्मी के टाइम में रहते हैं, आप कहते हैं आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी है टेक्निकल वर्ड यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है। आप उस समय ह्यूमिडिटी वो शब्द का यूज़ करते हैं जब आपको गर्मी के समय में आप बैठे हो, आपके फेस पे ढेर सारा मॉइस्चर है, जिसे आप पसीना बोलते हो, ढेर सारा मॉइस्चर है और मॉइस्चर जो है आपके फेस से गायब नहीं हो रहा है। कहने का मतलब आपका फेस जो है स्टिकी है, तो बिल्कुल पसीने पसीने से हो रहे हो आप। आपको क्या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बिल्कुल भी पसीना नहीं सूख रहा है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो आपके चेहरे पे पसीना ज़्यादा होगा। यदि ह्यूमिडिटी लो होगा तो आपका जो फेस होगा या फिर आपके जो स्किन होगी वो रूखा रूखा सा होगा। सर्दियों के दिनों में कभी कभी किसी ने मॉइस्चर क्रीम नहीं यूज़ किया तो वो आता है तो आप कहते हैं नहा के नहीं आए आप। तो हो सकता है वो नहाया हो, लेकिन आप कह रहे नहा के नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर क्रीम नहीं लगाया। मॉइस्चर क्रीम नहीं लगाने की वजह से उसका जो स्किन है वो ड्राई हो गया, और ड्राई होने की वजह से रूखा रूखा हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहाया नहीं है। तो कहने का मतलब है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। हाई होगा तब भी आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, लो होगा तो भी डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो आप चाहेंगे कि ह्यूमिडिटी आपके रेंज में हो। यदि आपके रेंज में होगा, कंफर्ट जोन में होगा, तो आपको कंफर्ट फील होगा। स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता का मतलब है कि एयर क्वालिटी, या फिर आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एयर। कहने का मतलब है कि हम जो रेफ्रिजरेशंस यूज़ करते हैं ना, उस रेफ्रिजरेशंस में हम नंबर ऑफ़ एयर जो चेंजेस होता है आगे मैं बताऊंगा। कहने का मतलब इस रूम की जो हवा आती है ना, उसको हम फिर से उसी रूम में भेज देते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो CO2 का लेवल है वो बढ़ते चला जाता है। टेम्परेचर तो कम है, लेकिन CO2 की जो क्वांटिटी है रूम के अंदर वो बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है घटती जा रही है। इसलिए आपको हेडेक फील हो रहा है, और साथ ही आपके गले में जो है वो खराश। आप कभी कभी देखते हैं कि आप मूवी थिएटर में गए हों या फिर किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आपको खांसी सी आने लगती है। खांसी इसलिए आ रहा है क्योंकि उस ऑडिटोरियम में जो लोग बैठे हैं वो ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, जिस वजह से आपको ठंडा तो लग रहा है, लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से आपको गले में खांसी सी या फिर अजीब सा इरिटेशन हो रहा है। उसका कारण क्या है? परसेंटेज ऑफ एयर या फिर क्वालिटी ऑफ जो एयर है वो कंफर्ट जोन में नहीं है। तो यदि आप इतनी बातों को एक साथ नियंत्रित कर लेते हैं तो आप कहेंगे कि आपका जो रूम है वो वातानुकूलित है। और वातानुकूलित आज के डेट में तो हमें आर्टिफिशियली मेंटेन करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ सालों पहले ये पहले से ह्यूमन के लिए अवेलेबल था और हम इस टेम्परेचर में रहते थे। लेकिन आज के डेट में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो इस वजह से हमें ये आर्टिफिशियली मेंटेन करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शंस में देख लिया प्रशीतन क्या है, वातानुकूलन क्या है। अब हम बातें करने वाले हैं कि नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशंस, मतलब हमारे पास जो रेफ्रिजरेशंस है उसकी आवश्यकता क्या है। तो ये सब हम अगली बातें जितनी हैं ये अगली क्लास में करेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे नेसेसिटी क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम जो स्टूडेंट होते हैं वो ये कंफ्यूज होते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, कैपेसिटी क्या है। ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। तो अगली क्लास में आप जुड़ना न भूलें, टाइम से बिल्कुल जैसे ही हम लोग क्लास स्टार्ट होगा आपको करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपके जो चैप्टर नंबर 9 तक आपको जो पढ़ना है वो पूरा बेस है चैप्टर नंबर 1 पे। तो इसलिए हमें चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन ये है यदि आपको चैप्टर नंबर 1 समझ में आ गया तो आप ये मान के चलना कि आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।